विजय तिलक। नमस्कार, मैं स्नेहलता और देख रहे हैं आप विजय तिलक। जी हाँ, मैं इटावा में मौजूद हूँ और मेरे पीछे जो नुमाइश देख रहे हैं आप, ये इटावा में 100 साल से पहले से भी लगने की परंपरा है। दिसंबर से जनवरी, कई बार जनवरी से आगे भी लग जाती है। लेकिन सियासी नुमाइश देखने की जब मैंने कोशिश की तो यहाँ की 3 विधानसभा सीटों पर मुझे अलग अलग रंग दिखाई दिए। 2 सीटों पर बीजेपी काबिज है। जसवंत नगर को छोड़ दीजिए, जो कि शिवपाल यादव इस वक्त वहां पे काबिज है, और इससे पहले भी वो मुलायम सिंह यानी नेताजी की जन्मभूमि कर्मभूमि के तौर पर जानी जाती है। इसके अलावा सदर और बर्तना सीट पर बीजेपी यानी कमल खिला हुआ है। लेकिन अब लोगों का मन क्या कहता है, किसका करेंगे विजय तिलक, चलिए जानने की कोशिश करते हैं। चलिए अब इटावा की हॉट सीट का जिक्र कर लेते हैं। देखिए, हॉट सीट ये है यहाँ की सदर विधानसभा क्षेत्र, जहाँ 20 साल तक तो कोई अस्तित्व नहीं था बीजेपी का, लेकिन पिछले 5 साल मौका दिया है सदर वासियों ने बीजेपी को। लेकिन 2022 की चुनौती बहुत कड़ी है, क्योंकि यहाँ माना जा रहा है कि सपा प्रसपा का विलय या यूं कहें साथ आना एक तरीके से यहाँ मजबूत स्थिति बना रहा है कि लोग परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन क्या है एक्चुअल सिचुएशन, जानते हैं। जिस रास्ते पर हम चल रहे थे वो हमें उस जिले में लेकर पहुंचा जिसे पिछले 6 दशक से सपा का मजबूत गढ़ कहा जाता है। ये इटावा है। सपा की सियासत का केंद्र रहे इटावा में 3 विधानसभा सीटें हैं, जिन पर सपा का झंडा लहराता रहा है। लेकिन 2017 में इन 3 सीटों में से 2 सीट पर भाजपा ने कब्जा कर लिया था। 2022 के रण में इटावा की सदर सीट हॉट सीट बनी हुई है। तो देखिए, ये है इटावा सदर का समाजवादी कार्यालय और ये हॉट सीट है। ये बात और है कि रात का वक्त है, ठंड है, तो कार्यकर्ता जा चुके हैं और अलाव जल रहा है और माहौल ठंडा दिखाई दे रहा है। लेकिन सियासत खूब गर्म है जी, इसलिए क्योंकि इस बार जो कैंडिडेट हो सकते हैं वो प्रसपा और सपा के जॉइंट कैंडिडेट हो सकते हैं, क्योंकि अब शिवपाल में और अखिलेश में अच्छी खासी बातचीत हो चुकी है, ये बात साफ हो चुका है। तो अब इस कार्यालय से जो कैंडिडेट निकल करके बाहर आएंगे वो मैदान में अपनी ताल ठोकते हैं और सदर विधानसभा सीट पर जो अभी बीजेपी का कब्जा है, इस पर निगाहें जाहिर तौर पर इस पार्टी की होंगी, ताकि विजय तिलक इनके माथे पर सज पाए। इटावा सदर सीट का इतिहास बड़ा दिलचस्प है। 1991, 96, 2017 में भाजपा का कब्जा। 2017 में भाजपा की सरिता भदौरिया बनी विधायक। 1993, 2002, 2012 में सपा का कब्जा रहा। इटावा सदर सीट से भाजपा विधायक सरिता भदौरिया एक बार फिर से जीत का दावा कर रही हैं। देखिए, यहाँ पे बहुत आसानी से हम लोग चुनाव जीतेंगे। 2014 में ये बहुत लंबी यात्रा नहीं है, यहाँ पर हमारी बहुत लंबी यात्रा है। 2014 में हमने यहाँ पर वो लोकसभा सीट जीती 2 लाख वोट से, और उसके बाद 17 में मैंने लगभग 20,000 वोट से चुनाव जीता, और 19 में हमारे सांसद जी ने फिर चुनाव जीता। तो ये कोई बड़ी बात नहीं, और हम फिर जीतेंगे। बगल में सैफई है, सपा का गढ़ कहा जाता है मैडम, और अब जब बीजेपी यहाँ कमल खिला है, चुनौतियाँ क्या थी? क्योंकि लोग बात बात पे यहाँ तुलना तो यहाँ के विकास की सैफई से करते हैं। देखिए मैडम, अगर मैं एक लाइन में कहूँ तो हमारे यहाँ कवि ने लिखा है कि किसी को क्या गरज सोचे कभी तुझको मिटाने की, तेरे अमाल काफी थे तेरी हस्ती मिटाने। एक तरफ भाजपा विधायक के दावे हैं तो दूसरी तरफ सपा प्रसपा के नेता एक बार फिर से समाजवादी झंडा लहराने का दावा कर रहे हैं। देखिए, ये दुर्भाग्य रहा, दोनों का विघटन रहा, इस वजह से भाजपा यहाँ से जीत गई थी। अब चाचा भतीजे दोनों एक हो गए तो भाजपा का सफाया है। भाजपा यहाँ कहीं दिखाई नहीं देगी, पूरे प्रदेश में दिखाई नहीं। इटावा तो हमेशा इतिहास आप देखिए,
यहाँ की जनता ने मुझे 2 बार MP बनाने का काम किया है, यहाँ से MLA बनाने का काम किया है। ये समाजवादियों का गढ़ रहा है और यहाँ की जनता वो जानती है यहाँ विकास किसने कराने का काम किया। आपको नहीं लगता पिछली बार आपको टिकट मिलता तो ऐसा नहीं होता? ये अलग जनता का मूड की बात है, जनता जानती है और जनता हमेशा फैसला, और नेता भी जानते हैं। ये जनता जो फैसला वो विघटन का, हमारे विघटन का लाभ लेने का काम किया था। लाभ मिला ये मानते हैं? ये लाभ मिला। इटावा सदर सीट पर सपा के वापसी के दावे हैं तो वहीं भाजपा के अपने। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार इटावा सदर सीट की जनता किसका करेगी विजय तिलक। एबीपी गंगा के लिए इटावा से स्नेहलता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। इटावा में जब मैं सुबह पहुंची और जानने की कोशिश की कि भाई यहाँ पर चुनावी माहौल कैसा है, लोग किसके विजय तिलक की सोच रहे हैं, तो शुरुआत मैंने करी लॉयन सफारी से। ये बात और है कि वहाँ शेर नहीं है लेकिन फिर भी लॉयन सफारी खुली नहीं है। क्या है ये कहानी, चल करके देखते हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। अखिलेश यादव थे मुख्यमंत्री। उस दौरान इटावा को चमकाने का काम किया जा रहा था। ऐसे में इटावा को मिली थी लॉयन सफारी की सौगात। इटावा सफारी, जिसे लॉयन सफारी भी कहते हैं। लॉयन सफारी अब नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पर लॉयन नहीं है। वजह वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन 350 हेक्टेयर में फैला ये लॉयन सफारी, इटावा सफारी अपने आप में बेहद मायने रखता है जब आप इटावा आते हैं, राजनीतिक रूप से भी। क्यों? क्योंकि 2012 में जब अखिलेश सरकार आई तो ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था और 13 में इसकी आधारशिला रखी गई। 16 आते आते इस खूबसूरत सफारी को तैयार भी कर लिया गया। लेकिन अब जब 16 में ये सफारी बनकर के तैयार हो गई, उसके बाद 17 में परिवर्तन की बात आती है और तब से अब तक इस सफारी में क्या बदलाव हुआ है, क्या चीजें ठीक हुई हैं या नहीं ठीक हुई हैं, ये हम अंदर जाकर ही पता लगाएंगे। इटावा में बना ये लॉयन सफारी इटावा सफारी में तब्दील हो गया। उसकी वजह थी यहाँ शेरों का ना होना। लेकिन एक बड़े क्षेत्र में फैले इस सफारी को देखने के लिए अभी भी भारी तादाद में पर्यटक पहुँचते हैं। नहीं सोचा तो नहीं था, लेकिन अब आज सामने देख रहे हैं तो लग रहा है कि हाँ कुछ तो है। मगर इटावा की शान कहा जाए ये सफारी तो गलत नहीं, गलत तो कुछ नहीं है। शान तो इटावा ही की है, नाम तो इटावा ही का हो रहा है। पर्यटन के मानचित्र में इटावा भी अब आ गया है। क्योंकि आगरा में तो है, ताजमहल देखने विदेशों से भी आ रहे हैं, लेकिन यहाँ भी विदेशी आ रहे हैं अब। हम भी इसी इटावा सफारी में घूम रहे थे। उसी दौरान हमारी नजर पड़ी एक शिलापट पर, जिस पर लिखा हुआ था रामशंकर कठेरिया का नाम। ऊपर लिखा था लॉयन ब्रीडिंग सेंटर। भाई इटावा सफारी है तो बेहद खूबसूरत, लेकिन अब आप सोचेंगे कि अखिलेश के टाइम में ये 16 में बन करके तैयार हो गया, 17 के बाद यहाँ क्या हुआ? तो देखिए 17 में जब सत्ता परिवर्तन हुआ उसके बाद यहाँ लॉयन को छोड़ के बाकी 4 तरीके की सफारी खोल दी गई हैं। 2018 में ऑफिशियली उसका इनॉग्रेशन हो गया है। इसके अलावा यहाँ पर जो नई चीज़ हुई है वो है लॉयन ब्रीडिंग सेंटर मल्टीपल सफारी पार्क। इसको मल्टीपल सफारी कर दिया गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तेंदुआ, डियर, बियर और 4D पार्क जो कि अखिलेश के टाइम ही बनकर के तैयार था, उसे ऑफिशियली ओपन कर दिया गया 2018 में। जिस उम्मीद के साथ इस सफारी को शुरू किया गया वो कामयाब नहीं हो पाई, क्योंकि गुजरात समेत अलग अलग हिस्सों से लाए गए शेरों की एक एक करके मौत हो गई, जिसके बाद इसे लॉयन ब्रीडिंग सेंटर में तब्दील कर दिया गया। सफारी तो सही मायने में ये 2012 में इसकी शुरुआत हो गई थी बनने की। चूँकि हम लोग इटावा से आते हैं तो हम लोगों ने बहुत करीब से इसका काम भी देखा है, बहुत करीब से इसमें डेवलपमेंट होते देखा है। जो चीज़ें 2012 से लेकर 2017 के बीच में यहाँ आई गई, यहाँ बनना शुरू हुआ, डेवलपमेंट हुआ, लेकिन 17 के बाद जब इसको प्रॉपरली ओपन करने की बात आई या ओपन कर देना चाहिए था, वो चीज़ें आज भी राजनीतिक का शिकार हो गई। एक वक्त था जब इस लॉयन सफारी को लेकर भी जमकर सियासत हुई थी। चुनाव में उसकी धमक सुनाई दी थी। एक बार फिर से इस इटावा सफारी के गलियारों से होते हुए बह रही है सियासी हवाएं और 10 मार्च को तय होगा कि आखिर इटावा किसका करेगा विजय तिलक। एबीपी गंगा के लिए इटावा से स्नेहलता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
देखिए, इटावा आने पे एक वीवीआईपी सीट का जिक्र आना बेहद लाजमी है और उस सीट में भी एक जगह का जिक्र आना बेहद लाजमी हो जाता है। उस जगह का नाम है सैफई। मैंने सैफई जाके जानने की कोशिश की कि सपा का गढ़ कहे जाने वाले सैफई, नेताजी की कर्मभूमि, जन्मभूमि सैफई आखिर कितनी बड़ी हो गई, कितनी डेवलप हो गई, क्या कुछ उन्हें सपा कार्यकाल में मिला, ये समझने की कोशिश की। कहने को तो सैफई एक गांव है, लेकिन इस गांव के अंदर दाखिल होते ही दिखाई देता है विकास का वो मापदंड जो इसे देश के किसी भी गांव से अलग कर देता है। यही नहीं, सैफई का सियासत से वो मजबूत रिश्ता रहा है जिस वजह से यहाँ का बच्चा बच्चा राजनीति का ककहरा बचपन में ही पढ़ लेता है। हमारा कारवां सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की घर की तरफ बढ़ चुका था। इसी बीच हमें कुछ बच्चे खेलते नजर आए। जब उनके पास जाकर देखा तो ये वो तालाब था जिसके निर्माण से लेकर सौंदर्यीकरण का काम सरकार में रहते मुलायम सिंह यादव यानी कि नेताजी ने खुद कराया था। तो भाई, अगर आप सैफई आते हैं तो आपको आते से ही, या फिर यूं कहे थोड़ा बीचों बीच, ये तालाब कहें या प्लेग्राउंड, लेकिन लोग यहाँ कहते हैं कि होली के टाइम पानी भर जाता है और ये सो कॉल्ड तालाब ही है। हालांकि अगर आप अपने मेमोरी पे यानी स्मृति पटल पर पीछे की ओर जाएंगे और थोड़ी सी जब धूल हटेगी तो आपको पता चलेगा ये एक तालाब हुआ करता था और ये है नेताजी की कोठी जो इस तालाब से जुड़ी हुई दिखाई दे रही है। उस कोठी के पास ये बगल में निकलता हुआ तालाब था जो कि कच्चा था, जिसका सौंदर्यीकरण नेताजी ने कराया। ये वही तालाब है जिसे लेकर सियासत भी खूब हुई थी। नेताजी की कोठी से सटे इस तालाब से जब हम आगे बढ़े और पहुंचे सैफई की उन गलियों में जहां कभी मुलायम सिंह ने दंगल खेले और राजनीति का अध्याय पढ़ा। और अगर आपको याद हो तो सैफई महोत्सव के दौरान यहीं की कुछ तस्वीरें भी बहुत वायरल हुई थी उस दौर में, जहां पर कुछ भैंसों को नहाते धोते भी दिखाया गया था, तो वो अलग बात है। लेकिन हाँ, सैफई में एक तालाब का सौंदर्यीकरण का मुद्दा भी कितना एक वक्त पे गरमा गया था और किस तरीके से उसकी भी राजनीति है, इसीलिए मैंने सोचा आपको ये दिखा देना जरूरी है कि नेताजी का बनाया तालाब अभी फिलहाल बच्चों के लिए अच्छे खासे प्ले ग्राउंड का काम कर रहा है। बकरियां भी चर रही हैं, बच्चे खेल रहे हैं। हालांकि बनाया इसी नियत से गया था कि एक सुंदर सा तालाब होगा। सैफई गांव जसवंत नगर विधानसभा में आता है, वही विधानसभा जहां से मुलायम सिंह यादव जीतते रहे। फिर शिवपाल सिंह यादव का मजबूत गढ़ बन गया जसवंत नगर। इटावा में जसवंत नगर विधानसभा सीट वीवीआईपी सीट मानी जाती है और यहाँ पर इसकी बहुत बड़ी वजह है सैफई। सैफई यानी कि नेताजी की जन्मभूमि, कर्मभूमि। आपको दिखाएं कि ये वो कोठी है जहां पर नेताजी का जन्म हुआ और कुछ दिनों के बाद फिर वो इस सामने वाली कोठी में पूरा परिवार शिफ्ट हुआ है। लेकिन ये वो जगह है जहां नेताजी जन्मे। यहीं से उन्होंने अपनी राजनीतिक जीवन या करियर की भी शुरुआत की। 1967 में पहली बार यहाँ पर वो चुनाव लड़े और अभी भी इस जगह में कुछ तो खास है कि देखिए, मोर की आवाज सुन सकते हैं आप और पूरे सैफई में ये एरिया बड़े आराम से पहचाना जाता है। जब अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच दूरियां थी तो महज 10 मीटर से भी कम फासले वाले इन कोठियों में कई मीलों का अंतर था। लेकिन जब अखिलेश और शिवपाल में गठबंधन हुआ तो अब रौनक नजर आने लगी है। देखिए, जब इटावा की जसवंत नगर विधानसभा सीट को आप देखते हैं तो बड़ा दिलचस्प ये है कि 1952 से अब तक यहाँ हर बार जीतने वाला कैंडिडेट या इवन हारने वाला कैंडिडेट भी यादव ही रहा है, कोई दूसरा मैदान में आया ही नहीं। और 1967 में जब मौका मिला नेताजी को तो उन्होंने लगातार चुनाव जीते। सिर्फ 2 चुनाव वो अभी तक अपने करियर में यहाँ पर हारे हैं, ये बात सभी जानते हैं। और उनके बाद उनकी विरासत इस जसवंत नगर सीट को संभाली शिवपाल यादव ने। और अब जबकि हम जानते हैं कि 5 बार से वो इस सीट पर काबिज हैं, आने वाले वक्त में यानी 2022 में, जिसमें ज्यादा वक्त भी नहीं बचा है, साथ मिल चुका है। जो मन मुटाव था इन कोठियों के आमने सामने का, वो दूर हो चुका है। तो अब देखना होगा कि क्या माथे पर विजय तिलक होगा। वाकई इन गलियों में जाकर एहसास हुआ कि सैफई को सियासत का गढ़ क्यों कहा जाता है, क्योंकि सैफई में विकास के कई स्तंभ नजर आते हैं। हर स्तंभ पर दिखते हैं सियासी रंग जो देते हैं संकेत कि इटावा किसका करने जा रहा है विजय तिलक। एबीपी गंगा के लिए इटावा से स्नेहलता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
तिलक में मैंने सियासी नुमाइश देखने की कोशिश की तो यहाँ की 3 विधानसभा सीटों के बारे में मुझे पता चला, जिसमें एक वीआईपी सीट है, एक है हॉट सीट और एक सीट है जिस पर अभी भी बीजेपी काबिज है। कुल मिला के 2 सीट पर बीजेपी, एक सीट पर प्रसपा यानी सपा शिवपाल यादव की सीट जिसे कह सकते हैं वो है। अब इसके अलावा यहाँ पे सियासी रंग कैसा है, चलिए देखते हैं। यूं तो इटावा का माहौल चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही सियासी हो चला था। हम इटावा की सड़कों पर घूम रहे थे, बैनर पोस्टर लगे हुए थे। शाम ढलने लगी थी और फिर हम इटावा की तंग गलियों में पहुंच चुके थे, जहां लगातार प्रचार की आवाजें आ रही थीं। ऐसे में हमें एक अनोखा समर्थक मिला जो गली गली घूमकर सपा का प्रचार कर रहा था। करके दिखाओ, प्रचार कर। लगेगी दाखिल वाले खाने में इटावा की फिजाओं में घुली सियासत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि समर्थक अपने खर्चे पर सपा का प्रचार कर रहा था। कौन भेजा है ये प्रचार के लिए? अपने मन से कर रहे हैं। अरे हम किसी से नहीं बताएंगे कौन सही, कौन भेजा बताओ ना। नहीं हम अपने मन से। ये कितने में खरीदे हो? 1000 रुपए में। 1000 रुपए में। और रिकॉर्डिंग कहाँ मिली है? हमने करवाई है इसको। कहाँ से करवाई है? मेरे भाई ने कराई है। भाई कैसे होती है रिकॉर्डिंग? रिकॉर्डिंग इसमें है जैसे आपकी आवाज है? हमारी आवाज है और हम के खिलाफ हैं। बोल के बताइए जो आवाज इसमें। मोहर हमारी कहाँ लगेगी ताकिल वाले खाने में, ताकिल वाले खाने को भूलो मत। हमारा कारवां आगे बढ़ा तो भाजपा के दफ्तर पहुंचे हम, जहां कई कार्यकर्ता और नेता मौजूद थे, कर रहे थे अपनी जीत का दावा। हमने 2014 में जो फसल बोई थी उसको निरंतर काट रहे हैं और वो 22 में भी काटेंगे। हम एक बार पूर्ण बहुमत में 350 की सीटों के साथ फिर से सत्ता में आएगा और इटावा सदर में जो पिछले कई वर्षों में उनका सारा विकास सैफई तक समेट के रह गया था, वो आज सैफई से विकास उठ के इटावा तक चल गया है। क्या क्या हुआ है भाई? देखिए बेरोजगारी के नाम पे मैंने आज सदर घूम के लोगों से बातचीत की है, बेरोजगारी से थोड़े परेशान है। बेरोजगारी का सबसे बड़ा उदाहरण समाजवादी पार्टी ने पेश किया था। यहाँ पर एक स्पिनिंग मिल हुआ करती थी, उसको खत्म करने का काम समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया। ये सैफई है बाबू, जहां का जर्रा जर्रा खुद के सियासी होने का गवाह देता है। ये सैफई गवाह है कई नेताओं के विजय तिलक का। एबीपी गंगा के लिए इटावा से स्नेहलता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए सियासी नुमाइश के इतर एक और चीज जो पहचान रही है इटावा की, वो यहाँ के बुनकर रहे हैं। एक वक्त था कि हर घर में हैंडलूम मशीन हुआ करती थी और यहाँ से जो गमछे बना करते थे वो एशिया तक जाया करते थे, लेकिन अभी परिस्थिति बदल गई है। शाम ढलते ढलते मैंने कुछ बुनकरों के घर जाकर भी उनकी कंडीशन देखने की कोशिश की, आप भी देखिए। इटावा की पहचान जहां सियासी तौर पर सपा के गढ़ के रूप में रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इटावा के कारखाने भी इस जिले को बड़ी पहचान देते हैं। वैसे यूपी बिहार से निकला सर्दी गर्मी का साथी गमछा होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि इटावा के हैंडलूम से बहुत सारे गमछे पूरे एशिया में जाते हैं और ये गमछा बनाने का काम पावरलूम से, हैंडलूम से यहाँ घर घर होता है। इटावा में बनने वाले गमछों की सप्लाई देश भर में होती है। इन्हीं सकरी गलियों में बने कारखाने दिन रात चलते हैं। ये है गमछा। ये है गमछा। फिर इसको धुलाई होती है। हाँ। धुलाई होने के बाद में जो सफेद बिकता है तो सफेद बेचा जाता है, रंगीन होता है तो इसको रंगीन करा जाता है। अच्छा। हाँ। अच्छा, आप लोग हैं जो जय श्री राम वाला गमछा भी बेचते होंगे? बेचते हैं, वो भी बनाते हैं। हमारे यहाँ और भी बन रहे हैं, चलिए हम और को दिखाएंगे। अच्छा। हम अंदर दाखिल हुए तो कई मशीनें लगी हुई थी। गमछे बनाने का काम कारीगर कर रहे थे। हाँ, ये बाना होता सर, ये बाना। जी हाँ, ये ताना वो उसका है, वो ताना है। ताना है और ये बाना है, इसीलिए कहते हैं ताना बाना बुन रहे हैं। आप ही लोगों की इस मशीन से निकला ताना बाना? हाँ हाँ। पहले हाथ से भी बनाया करते थे? पहले हाथ से बनाया करते थे, फिर ये मशीन आई। फिर मशीन ये आई। अच्छा, हाथ से क्यों नहीं बनाते हैं?
हाथ से लोग कम पसंद करते हैं, इसका अच्छा होता है बना हुआ। इन कारीगरों के अपने खुद के मुद्दे हैं, मांगे हैं कि बदलते दौर में विकास के दावों के बीच उनका उद्योग कैसे पिछड़ने लगा है। तो इसको कहते हैं पावर लूम। पावर लूम करते हैं क्योंकि ये पावर से हैंडलूम वाला काम करता है। हाँ। ठीक है, अच्छा, एक मिनट, अब जरा ध्यान से सुनने दीजिए। तो ये गमछा जो आप लोग पावर लूम से बना रहे हैं, ये हथकरघा का रिप्लेसमेंट ये पावर लूम आया। हाँ। और ये पहले इटावा में कितने घरों में ऐसे गमछे बना करते थे? हर घर में 1 to all हर घर में बनता था। और अब कितने हैं? अब ज्यादा 15-20 घर में बन रहा है। क्यों, अब गमछों की डिमांड कम हो गई क्या? नहीं, डिमांड बहुत है, मगर हमें कांग्रेस पहले छूट देती थी गवर्नमेंट। अच्छा। मिल से जो हम लोगों को धागा मिलता था 50 रुपए बंडल छूट मिलती थी, फिर हम लोग माल बेचते थे उसको भी हमें छूट मिलती थी, उस पर हमारी GST नहीं लगती थी, अब GST लगने लगी। ये वो गलियां हैं जहां से होकर कई नेता लखनऊ पहुंचे। एक बार फिर से इटावा तैयार है अपने नेता के विजय तिलक के लिए। तो देखिए, इटावा आने पे ये समझ में आता है कि सियासी ताना बाना बुनकरों के आसपास इर्द गिर्द बुना जाएगा, या लॉयन सफारी से जीत की दहाड़ निकलेगी, या फिर सैफई की जो शान है वो इटावा वालों को और ज्यादा मोहित करेगी। ये तमाम चीजें विजय तिलक के भीतर हमने जानने और छानने की कोशिश की है। आज के इस एपिसोड में इतना ही। बने रहिए ABP गंगा के साथ। विजय तिलक